तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जब ब्रदर न्यू उस जाल से बच गए थे, लेकिन बाकी बैंडिट्स उसमें फंस गए थे। तो जब ब्रदर न्यू उस जाल से बच जाता है तब वह सोचता है कि क्या ये लोग हेवन दाव सेक्ट के डिसाइपल हैं। गू किंग कहता है तो फाइनली आप लोग यहाँ पर आ ही गए। वो लोग आते हुए कहते हैं कि हम हेवन दाव सेक्ट के डिसाइपल हैं, कोई भी बैंडिट्स यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। ब्रदर न्यू कहता है तो वह सिग्नल एक मदद को बुलाने का संकेत था। उन डिसाइपल में से एक कहता है कि तो आप यहाँ पर ये फालतू काम को करने आए थे। उसकी जूनियर सिस्टर कहती है ब्रदर्स प्लीज़ शांत हो जाओ। दूसरा डिसाइपल कहता है आप वास्तव में बंदरों की तरह व्यवहार करते हैं। ब्रदर न्यू उनसे कहता है कि चलो आओ अब हम मौत तक फाइट करेंगे। और यह कहकर वह अपने मन में सोचता है कि लगता है आज मेरा आखिरी दिन है, आज मैं ज़रूर मारा जाऊंगा। मेरे साथी भाई आज सिर्फ मेरी वजह से ही इस मुसीबत में पड़े हैं। लेकिन वो लोग तो उसे इग्नोर करके हमारे एमसी के तरफ बढ़ जाते हैं और उसे पकड़कर उससे कहते हैं कि तुम कमीने कहीं के, तुमने सेकंड आंट की मदद करने का वादा किया था लेकिन तुम वहाँ से भाग गए। दूसरा कहता है और सारे थकाऊ और गंदे काम हमारे लिए छोड़ आए। क्या तुम्हें पता नहीं है किसी काम को किस तरह पूरा किया जाता है। जूनियर सिस्टर कहती है सेक्ट लीडर आपका डिफेंस कहाँ पर है। गू किंग कहता है हे तुम लोग शांत हो जाओ। मैंने बहुत समय पहले सुना था कि यहाँ पर कुछ बैंडिट्स हैं, इसलिए बस मैं यहाँ निरीक्षण करने चला आया। ब्रदर न्यू वहाँ से निकलते हुए कहता है यही मौका है यहाँ से भागने का। और वो लोग तो गू किंग के पीछे ही पड़ गए उसे मारने के लिए। ब्रदर न्यू को अपने पास आता देख वे बैंडिट्स कहते हैं कि ब्रदर न्यू आप हमें यहीं छोड़ दो और जल्दी से यहाँ से भाग जाइए। ब्रदर न्यू कहता है ये तुम लोग किस तरह की बकवास बातें कर रहे हो, मैं तुम सभी को बचा कर ही जाऊँगा। फिर अचानक से गू किंग उन लोगों के पास आकर ब्रदर न्यू से कहता है तो तुमने इसलिए इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया क्योंकि तुमने अपने साथियों की चिंता थी, तो फिर तुम अपने साथियों के साथ ही रहो। तुम्हें अपनी इच्छा के खिलाफ अब फिर से काम करने की ज़रूरत नहीं है। ब्रदर न्यू अपने मन में सोचता है कि इन लोगों की फैमिली इनका इंतज़ार कर रही है, यहाँ सिर्फ मैं ही हूँ जो इन्हें आज़ाद करवा सकता है और मुझे ये सब करना ही होगा। फिर वह गुस्से से गू किंग से कहता है कि तुमने मुझे ये सब करने के लिए फोर्स कर दिया है, अब मेरा बेरहम होने पर मुझे दोष मत देना। और यह कहकर वह अपनी इमॉर्टल टेक्निक फायर कंट्रोल को एक्टिवेट कर लेता है। गू किंग भी उससे फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। ब्रदर न्यू को कल्टीवेशन पावर यूज़ करता देख एक डिसाइपल कहता है तो इन बैंडिट्स के बीच एक कल्टीवेटर भी है। दूसरा कहता है इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सेक्ट लीडर इसलिए उसे इतना परेशान कर रहे थे। ब्रदर न्यू एमसी पर अटैक करते हुए कहता है अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो जल्दी से यहाँ से चले जाओ। गू किंग उसके अटैक को डॉज करते करते एक बग्गी के पास पहुंच जाता है जिस पर कुछ बॉक्सेस रखे हुए थे। तभी उसे उन बॉक्सेस में कुछ सेंस होता है और फिर वह उस बॉक्स के सामने ही खड़ा हो जाता है। ब्रदर न्यू उसकी तरफ ही बढ़ रहा था, लेकिन गू किंग एक स्माइल के साथ अपनी जूनियर सिस्टर लिंगफी को बुलाता है और तुरंत ही लिंगफी वहाँ पर एक कूल एंट्री लेती है और गू किंग के सामने आकर अपनी विंड कंट्रोल टेक्निक से ब्रदर न्यू पर अटैक कर देती है, जिससे ब्रदर न्यू दूर जाकर गिरता है। लिंगफी को देखकर उन बैंडिट्स के तो मुंह में पानी ही आ जाता है। उनमें से एक कहता है कि यह लेडी कितनी सुंदर है, जैसे कि एक फेरी हो। दूसरा कहता है ब्रदर न्यू तो लकी हैं जिन्हें इस फेरी से हारने का मौका मिला है। लेकिन ब्रदर न्यू ने तो जो फायर अटैक किया था वह उस बॉक्सेस पर जाकर लगता है। लिंगफी कहती है सीनियर ब्रदर आपको ढूंढना सच में बहुत आसान है। गू किंग कहता है ही मैं बिना तुम पर सेक्ट की जिम्मेदारी को छोड़कर यहाँ पर कैसे आ पाता। लिंगफी कहती है अगर अगली बार आप फिर से इस तरह घूमने जाओगे तो मैं तुम्हें बांध कर डाल दूंगी। नेक्स्ट हमें ब्रदर न्यू को दिखाते हैं जो उस अटैक से घायल होकर ज़मीन पर पड़ा हुआ था। तभी हमारा एमसी उसके पास आकर कहता है कि लकीली मैंने यह पहले ही नोटिस कर लिया था कि तुम एक कल्टीवेटर हो और मैंने अपना गार्ड डाउन नहीं किया, नहीं तो आज मैं भी एक रोस्टेड चिकन बन जाता। तभी लिंगफी उस सामान के बारे में एमसी से पूछती है। एमसी कहता है हाँ मैं तो उसके बारे में भूल ही गया, मुझे अनुमान नहीं था कि इस जैसी कोई चीज़ अनबाउंडेड सेक्ट की होगी। फिर वो उस बॉक्स की तरफ देखते हैं जिस पर वह अटैक लगा था। एमसी कहता है कि ये सब क्या है, यहाँ तो छोटे बच्चे हैं, इसका मतलब ये लोग इन बच्चों को बेचने वाले थे। नेक्स्ट हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाते हैं। गू किंग ने उन सभी बैंडिट्स को फ्री कर दिया था और उन्हें भोजन भी दिया था, जिसे देखकर वह बैंडिट्स कहते हैं क्या यह सारा भोजन हमारे लिए है। गू किंग कहता है सिर्फ ये भोजन ही नहीं बल्कि अब से ये खेती की भूमि का टुकड़ा भी तुम्हारा है। यह सुनकर सभी बैंडिट्स खुश हो जाते हैं और ब्रदर न्यू कहता है क्या ये सब हमें मुफ्त में दे रहे हो। गू किंग कहता है जब आप हमारे हेवन दाव सेक्ट की भूमि में कदम रखते हो
तो तुम यहाँ रहने योग्य भी हो जाते हो। इसके लिए तुम्हें बैंडिट्स बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको यह सब पसंद नहीं है तो आप ब्रदर न्यू हमारे सेक्ट में भी ज्वाइन हो सकते हो। यह कहकर जब वह उन बैंडिट्स की तरफ देखता है तो कहता है कि ब्रदर न्यू ये कहाँ गया। लिंगफी कहती है, सीनियर ब्रदर आप तो बस अपनी ही बातों पर ध्यान दे रहे थे। आपने ये सोचा ही नहीं कि उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी और वह है भूमि। देखिए ये लोग भूमि मिलने से कितने खुश हैं। वो लोग खुश होते हुए कहते हैं कि देखो यह सच में कितनी उपजाऊ भूमि है। हम अगले साल से इन बीजों के साथ खेती करके और भी समृद्ध हो जाएंगे। लिंगफी कहती है, लेकिन ये लोग हमारे हेवनदाउ सेक्ट की भूमि को छोड़कर भाग गए थे। क्या हमें कुछ नहीं करना चाहिए? एमसी कहता है, छोड़ो, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस साल आपदा के कारण कई सेक्ट ने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया और लोगों को भोजन से वंचित कर दिया। ये लोग तो बस सर्वाइवल के लिए ये सब कर रहे थे। कुछ गरीब लोग तो बस सर्वाइवल के लिए ही अपने बच्चों को बेच देते हैं और कुछ लोग बैंडिट्स बनकर गरीबों को ही लूटते हैं। बहुत सी डिवाइन लैंड्स अब क्योस में जा चुकी हैं। अब उनके पास हमारे जैसी उपजाऊ भूमि नहीं है। हम कि जितना हो सके उतना लोगों की मदद कर रहे हैं। वैसे भी यह भूमि ज़्यादा कुछ खास उपजाऊ नहीं है। लिंगफी कहती है, सीनियर ब्रदर क्या आप उस न्यू को अपने साथ ले जाने का प्लान नहीं बना रहे थे? गूकिंग कहता है, यह अभी ज़रूरी नहीं है। वह अभी नहीं तो बहुत जल्द हमारे पास आएगा। फिर उन लोगों को दिखाते हैं जो बहुत ही खुश थे और कह रहे थे कि अब हमारे पास भी सर्वाइव करने का एक रास्ता है। हमें देर हो रही है, बाकी सभी हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। चलो यहाँ से चलते हैं। और यह कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। लिंगफी कहती है, सीनियर ब्रदर आज आप अच्छे मूड में लग रहे हो। गूकिंग कहता है, हाँ तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो। फिर वह सोचता है कि अगर यह 10 साल पहले होता तो यह मामला इस तरह शांत नहीं होता। फिर वह 10 साल पहले की बात बताता है कि तब अचानक से डेमोनिक दाव अलायंस की पावर बढ़ने लगी थी और डेमोनिक कल्टीवेटर्स जो कभी क्रूर थे हमारे डिवाइन लैंड पर क्योस पैदा करने लगे और उनका सामना करने के लिए 12 राइटियस सेक्ट ने एक अलायंस बनाया। लेकिन उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि अच्छाई और बुराई के बीच का यह युद्ध इतना दुखद होगा। उन्हें उस डेमोनिक अलायंस को ख़त्म करने के लिए एक काफ़ी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उस बैटल में अनगिनत राइटियस सेक्ट के डिसाइपल मारे गए, यहाँ तक कि हमारे सेक्ट के एलाइट डिसाइपल के साथ मेरे माता पिता भी मारे गए। तभी से यह हेवनदाउ सेक्ट कोलैप्स होता गया और यहाँ के डिसाइपल इसे छोड़कर जाने लगे और यह और भी नीचे जाता गया। मैं बिना इस सेक्ट की प्रोटेक्शन के जीवित नहीं रह सकता था। मैं जो उस समय सिर्फ 8 साल का था। यह सेक्ट लीडर की पोजीशन मुझे विरासत में मिली। ये 10 साल कब निकल गए पता ही नहीं चला। एक सेक्ट को मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल है। यह सोचते हुए वह अपने सेक्ट में आ जाता है। एमसी को आता देख वह बाकी डिसाइपल उसकी तरफ भागते हुए आने लगते हैं, जिन्हें देखकर एमसी भी कहता है, मेरे जूनियर ब्रदर और सिस्टर देखो मैं वापस आ गया। लिंगफी कहती है, सीनियर ब्रदर ये आप क्या कर रहे हो? वो लोग बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रहे हैं। वो लोग काफ़ी गुस्से में हैं। एक डिसाइपल तो आकर एमसी के मुख का जड़ देता है। ग्रुपिंग रोते हुए कहता है कि तुम अपने सीनियर ब्रदर को इस तरह ट्रीट कर रहे हो। वह डिसाइपल कहता है, अगर हम एक दिन भी तुम पर ध्यान नहीं देते हैं तो तुम तुरंत वहाँ से भाग जाते हो। क्या तुम जानते हो कि 5 से 6 साल के इन बच्चों की देखभाल करना कितना कठिन है? एमसी कहता है, लेकिन मैंने तो आपसे कहा था कि जो अनाज मैंने इकट्ठा किया है उसे उन्हें वापस दे दो और उन्हें सभी में बांट दो। वे लोग वैसे भी बहुत कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। वह जूनियर ब्रदर कहता है, क्या दे दो? हमारी ज़मीन पर वैसे भी बहुत कम लोग हैं और ऐसे कुछ ही परिवार हैं जिनके पास पर्याप्त भोजन है, और अगर हमें कोई भोजन डोनेट भी करता है तो तुम उसे भी वापस कर देते हो। तुम सच में हार्टलेस हो। एमसी कहता है, वो भोजन आप ले लेते हो तो आप हार्टलेस हो। हम एक राइटियस लोग हैं, हमें ऐसे लोगों से भोजन नहीं लेना चाहिए। जूनियर ब्रदर कहता है, तुम सच में बहुत बेशर्म हो। उनकी बातों से दूसरा जूनियर कहता है, मैं इसे आज पीट कर रहूँगा। तभी लिंगफी उसको एक मुक्का जड़ देती है और कहती है कि सीनियर ब्रदर अब आप इन्हें प्रवोक करना बंद करो। जूनियर सिस्टर कहती है, सीनियर ब्रदर ऐसा नहीं है कि हम भोजन को देना नहीं चाहते हैं। ये तो आंटी यांग हैं जिन्होंने हमसे ऐसा कहा था। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाते हैं जब आंटी यांग उन पर चिल्लाते हुए कहती हैं कि यह इस महीने तीसरी बार है जो तुम यहाँ आए हो। जाओ और उस गूकिंग को कहो वह खुद यहाँ आए और मांग कर दिखाए। मैं भी देखती हूँ वह यह कैसे करता है, और हर बार वह तुम तीनों को यहाँ भेज देता है। उसे क्या लगता है मैं कुछ नहीं कहूँगी? वो तीनों कहते हैं, लेकिन आंटी यांग। सीनियर ब्रदर सोचते हैं कि हमारे पास अचानक से काफ़ी बच्चे आ गए हैं और उनके लिए यह भोजन काफ़ी नहीं होगा। आंटी यंग चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे जल्दी से भोजन लाओ, मैं इसे पका दूंगी। फिर वह अपने बच्चे को कहती है कि और मैं तुम्हें नहीं डांट रही थी मेरे प्यारे बच्चे।
तुम्हें और भी खाना चाहिए जिससे तुम और भी हेल्दी हो जाओगे। यहाँ पर इस हेवन दाउ सेक्ट की तरह कोई नहीं है। फिर वह उन तीनों से कहती है कि वापस जाओ और उस कुकिंग से कह दो अगर वे बच्चे वापस नहीं जा सकते हैं तो यहाँ रुक सकते हैं। उसे कह दो कि वह चिंता ना करे, हम सब ठीक हैं। यहाँ पर भले ही ज़्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन हम कुछ लोगों से ही शुरू करेंगे। हो सकता है इन बच्चों में से ही हमें काफ़ी अच्छे कैंडिडेट्स मिल जाएं। आखिरकार हेवन दाउ सेक्ट हमेशा हमारी प्रोटेक्शन जो कर रहा है। जूनियर सिस्टर कहती है तो यही सब कहा था उन्होंने। जूनियर ब्रदर कहता है ये सब ऐसा लगता है कि हमारी इतनी सालों की मेहनत बेकार नहीं गई है। गुकिंग कहता है लगता है वो इसे मेरा एहसान मानती हैं, ऐसा लगता है मुझे पर्सनली जाना चाहिए। फिर वह उन तीनों से कहता है कि तुम लोग थक चुके होंगे तो अब तुम आराम करो। वह जूनियर जाते हुए कहता है कि अपने वादे को मत भूलना, तुम्हें इस महीने यहाँ की सफाई करनी है। एमसी कहता है ठीक है मैं समझ गया। और फिर वह एक लंबी सांस लेते हुए कहता है कि फाइनली मैं इस बिजी दिन के बाद एक ब्रेक ले सकता हूँ। लिंगफी उसके कंधों को दबाते हुए कहती है सीनियर ब्रदर, मैंने उसके सामने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम अपनी स्वॉर्डमैनशिप से उस न्यू को आसानी से हरा सकते थे। फिर तुम कमज़ोर होने का दिखावा क्यों कर रहे थे? एमसी कहता है अगर मैं ऐसा नहीं करता तो यह कैसे पता चलता कि वह एक कल्टीवेटर था या नहीं, और तुम्हारे होते हुए मुझे कौन हर्ट कर सकता है? लिंगफी कहती है मैंने आपको कितनी बार कहा है कि इतना भी लापरवाह मत बनो, तुम कभी भी एक सेक्ट लीडर की तरह काम क्यों नहीं करते हो? एमसी कहता है ओ मुझे दर्द हो रहा है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया। फिर वह कहती है कि ऐसा सुना है कि मानव तस्करों ने अनवांटेड सेक्ट का नाम यूज़ करने की हिम्मत की है। चूँकि यह अनवांटेड सेक्ट से संबंधित है, मुझे लगता है सीनियर हमें उन्हें इसके बारे में सूचित करना चाहिए। एमसी कहता है हाँ ठीक है, इस मानव तस्करों ने अपने रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए अनवांटेड सेक्ट का नाम यूज़ किया है। यह कहकर वह लिंगफी का हाथ पकड़ लेता है। लिंगफी शर्माते हुए कहती है सीनियर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। एमसी उससे कहता है युद्ध के बाद अनवांटेड सेक्ट हमेशा राटियस दाव का लीडर बना रहा है, तो ऐसा होना आम बात है। लिंगफी कहती है खैर मुझे लगता है कि चीज़ें इतनी भी सरल नहीं हैं। एमसी कहता है मैं तुम्हारे साथ अकेले में कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, हमें इन फालतू बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लिंगफी सोचती है कि क्या अकेले में? एमसी कहता है तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो गया है? फिर वह उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है क्या तुम्हारा चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे किसी मंकीज़ का बट हो? लिंगफी कहती है तुम बेशर्म कहीं के, और यह कहकर वह उसके कंधों को ज़ोर से दबा देती है। एमसी चिल्लाते हुए कहता है कि लिंगफी मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, इतनी भी रूड मत बनो। नेक्स्ट हमें रात का सीन दिखाते हैं जहाँ जंगल में उन मानव तस्करों ने अपने तंबू लगा रखे थे, जहाँ पर वह हेड और उसका साथी आपस में बात कर रहे थे। वह बंदा कहता है मास्टर उन लोगों को इस गंदे काम के लिए किसी की ज़रूरत थी, यह हमारी असफलता नहीं है, यह सिर्फ एक मिस्टेक है। हेड कहता है तुम इसे गंदे काम कह रहे हो, अगर तुम उसकी जगह होते तो तुम क्या करते? वह बंदा कहता है हमें बस मर्चेंट गिल्ड में बिना किसी स्पष्टीकरण के वापस लौट जाना चाहिए। अगर वे लोग हमारे बाद में आते हैं तो हमारे पास एक मौका होगा। हेड कहता है वैसे भी वो लोग इसे इतनी बड़ी बात बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, ये लोग हमारे एमसी के बारे में ही बात कर रहे हैं। फिर वो लोग बाहर आते हुए कहते हैं ये वैसा ही है जैसा कि मास्टर ये ने कहा था। लेकिन जब वो लोग बाहर का नज़ारा देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उनके सारे साथी मारे जा चुके थे, और जिसने उसने मारा था वह बंदा उनके पास आते हुए कहता है कि फाइनली तुम बाहर आ चुके हो। उसका दूसरा साथी कहता है मैंने तुमसे कहा था कि ज़्यादा देर मत करो, अब अंधेरा और भी घना होता जा रहा है, जल्दी से यह काम खत्म करो, फिर हमें खाना भी खाना है। वह बंदा कहता है क्या आप उत्सुक नहीं हैं यह जानने में कि ये बेवकूफ़ क्या करेंगे?